हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है डीएलएड के इस यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले जो आपके आने वाले एग्जाम डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों आपके अपने टेलीग्राम चैनल है ना, संस्कार लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। क्योंकि यहीं पे दोस्तों डेली जो लाइव क्लास आपको कंडक्ट कराया जाता है वह शाम के 7 बजे प्रतिदिन आपकी क्लासेस होती है। तो शाम के 7 बजे एकदम दिल थाम के तैयार रहिए, है ना। चलिए सभी बच्चे तैयार, एक बार कमेंट सेक्शन में यस बोलेंगे। सही बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में यस बोलेंगे कि सर हम तैयार है, जोश एकदम एनर्जी के साथ, है ना। यहाँ देखिए दोस्तों पहला ही सवाल आपको दिख रहा होगा, हिंदी का सवाल है सर। कहता है, सवाल पढ़ेंगे हम लोग, आंसर आप लोग दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि राम बाजार से केले लाया। राम क्या किया? बाजार से केले लाया। यह वाक्य का कौन सा भेद है? वाक्य का भेद पढ़ना था दोस्तों, तो ये कौन सा वाक्य? ऑप्शन देखिएगा, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए आंसर। आंसर बताइए, यहाँ पे मैं चेक करते रहूंगा हर एक विद्यार्थी का, यहाँ पे मेरे पास कमेंट आते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आप सभी लोग मिलाएंगे, है ना, संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। ध्यान रहे जब दो वाक्य को जोड़ा जाए, जैसे आप लोग इसका समझिएगा, राम बाजार से केला लाता है, यानी राम बाजार जाएगा फिर केला लाएगा, यानी दो वाक्य को एक साथ जोड़ा गया है, तो इसीलिए संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। चलिए तब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, कहता है परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? देखिए आपके एग्जाम में उपसर्ग, संधि, समास और लेखक वाला से चैप्टर से एकदम फिक्स है कि सवाल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो परसर्ग में उपसर्ग कौन सा है? पर, प, प्र या फिर परा, कौन सा है? आप लोग बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं पर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पर होगा, ठीक है। इसका जो उपसर्ग है वो क्या है? पर है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि वाला प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? वाला प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? मसाला, चकला, गाने वाला या फिर मखाना, यानी जिसके लास्ट में वाला। देखिए प्रत्यय क्या कहता है दोस्तों? प्रत्यय का डेफिनेशन कहता है, प्रत्यय का डेफिनेशन कहता है किसी शब्द के अंत में लगकर, है ना, किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो अंत में लगेगा ना, तो देखिए वाला किसके अंत में लगा हुआ है? तो सिंपल सिटी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए वाला इसके अंत में लगा हुआ है, यानी गाने वाला, है ना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखा जाए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द, देखिए आप लोग ये सब चीजें याद रखिएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये शब्द एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने शब्द आप लोग को दिख रहे हैं दोस्तों, है ना, अलमारी, बाल्टी, कैंची और डोंगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डोंगा। आप लोग नेट पे भी करिएगा तो ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है डोंगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डोंगा हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए आप लोग, तिमिर का उपयुक्त विलोम शब्द होगा। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार, रात्रि, प्रकाश या फिर वासर। देख के आंसर बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। हाँ जी, बहुत अच्छा दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आते रहता है और डेली आप लोग जुड़ा करें हमारे साथ लाइव, और इस सेशन को ज्यादा ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, एकदम तहलका मचाइए, है ना। जितने भी डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तैयारी हो तो संस्कार लर्निंग के जैसा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तिमिर का अर्थ होता है ना, घना, मतलब काला, है ना, जैसे अंधकार, अंधकार हो गया, है ना। यहाँ देखिए वासर का मतलब रात्रि का मतलब, ये तीनों चीजें एक दूसरे के पैरेलल है, और यहाँ पे लाइट जो है इसका होता है उजाला, ठीक है। इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? प्रकाश होगा, उजाला होगा, ज्योति होगा, तीव्रता होगा, ये सब किसका विलोम शब्द है, यानी प्रकाश का क्या होगा? पर्यायवाची शब्द होगा। समझ में आ रहा है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिए, कर्म में तत्पर रहने वाला अनेक शब्द के एक शब्द बताना है। कर्म में तत्पर रहने वाले के लिए एक शब्द बताना है।
कर्मठ, कल्प, क्या है, कल्प, नातित, कद्रत और कलभ। जल्दी से बताइए कौन सा हो दोस्तों? कर्म में तत्पर रहने वाला, उसको हम लोग कहते हैं कर्मठ। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्मठ कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्मठ कहते हैं। चलिए अगला सवाल आप सभी के बीच में है। अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें से रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित किसके नीचे है दोस्तों? देखिए यहाँ पे, ये देखिए नीचे में अंडरलाइन दिया हुआ है, ये वाला की बात हो रही है ना। आप लोग अच्छे से देखिए, मिटा देते हैं। हाँ, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी यहाँ पे किस चीज की भूमिका अदा कर रहा है? देखिए ऑप्शन देखते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पे है उद्देश्य विशेषण, विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण। कौन सा होगा? उम्मीद है हर एक विद्यार्थी को इसका आंसर पता होगा। आई होप पता है ना जी, पता है ना? तो बताइए जल्दी से कमेंट में। हाँ, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे विशेष से बता रहे हैं इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। जो देखिए ये सब सवाल आपके डेफिनेशन से सवाल बनते हैं। देखिए कैसे पकड़ते हैं, देखिए बताइए। अच्छा, अच्छा आपका क्या है? तो सब बच्चा बताएगा कि सर ये तो विशेषण है, अच्छा विशेषण है ना। अगर इसी के आगे लगल रहता बहुत अच्छा। देखिए हम बताना चाह रहे हैं, एक बार अच्छे से समझ जाइएगा ना तो फिर दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा विद्यार्थी, ये लीजिए, बहुत अच्छा विद्यार्थी। तो बताइए यहाँ पे अच्छा हमारा क्या हो गया? आप ही लोग बताइए। यहाँ पे आप लोग बोलेंगे विशेषण। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों? ये किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए। जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है वो वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। कहते हैं ना विशेष्य। और जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसको हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। ध्यान रहे, प्रविशेषण भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये लीजिए आपके सामने लिख दिए तीनों का डेफिनेशन। जब किसी वस्तु की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, और जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है उस वस्तु को विशेष्य कहते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, यानी विशेषण का और विशेष कर दिया। ठीक है, वह सुंदर है, वह अति सुंदर है, अति हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल यहाँ पे कहता है वह कल मेघालय जाएगा। ये लाइन लिखा हुआ, वह कल मेघालय जाएगा। इस वाक्य में कौन सा काल है? देखिए पढ़िएगा तो अच्छा से, देखिए कैसे सवाल आ रहा है। बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज आ जाएगा। संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, और इनमें से कोई नहीं, है ना। बता सकते हैं आप लोग? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, जल्दी जल्दी से बताइए लाइव चैट में। हम सब का आंसर यहाँ पे देखते रहते हैं। चलिए मिलाया जाए ना, चलिए मिलाया जाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सामान्य भविष्यत काल। देखिए जनरली जो हम लोग बोलते हैं वह कल जाएगा, मुझे आज जाना है, तो ये सब क्या है? हाँ, असंभाव्य का क्या होगा? संभाव्य, मतलब कि संभावना होगी, शायद वह कल आएगा। शायद है, कंफर्म नहीं है, तो उसको हम लोग संभाव्य कहेंगे। ठीक है, ये से सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और जनरली वाला तो आप लोग पकड़ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कहता है से अलग होने के अर्थ में किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? ये जो से है दोस्तों, अलग होने के अर्थ में किस कारक का विभक्ति चिन्ह कहलाएगा? ऑप्शन आप सभी के बीच में ऑप्शन देखा जाए। संबोधन कारक, संबंध कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक। जल्दी से बताइए, आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। हाँ सही बात है सर, बहुत अच्छी बात है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं आंसर, है ना। तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे आपादान होगा। आपादान का क्या होता है? से होता है। ठीक है, बट अलगाव की स्थिति में, अलगाव की स्थिति में एक होता है कर्ता ने कर्म को और ठीक है करण से, ये होता है सटाव के स्थिति में। जैसे मोहन चाकू से फल काटता है, तो बिना चाकू के, चाकू संपर्क में आएगा तभी ना फल कटेगा, तो उस स्थिति में हम लोग करण का यूज करते हैं। ठीक है, करण का यूज करते हैं। ठीक है,
चलिए अब है दोस्तों उत्तरोत्तर, है ना, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद क्या? देखिए आ गया ना सवाल, इसका आप लोग बना दीजिएगा, है ना। उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तरो जोड़ उत्तर, उत्तर जोड़ उत्तर, है ना, और क्या है, और क्या है, और यहाँ पे देखिए उत जोड़ रोतर और उत जोड़ रोतर, यहाँ पे पूरा त है, यहाँ पे आधा त है। तो बहुत अच्छे तरीके से है ना। पहले आप तो मुझे ये बताइए कि ये किस संधि का उदाहरण है? यह किस संधि का उदाहरण दिख रहा है आपको? संधि पढ़े हैं ना सर, अच्छे से पढ़े हैं आप ही लोग तो कह रहे हैं सर बहुत अच्छा समझ में आया। तो बताइए यहाँ पे देखिए, हमने आपको समझाया था कि यहाँ पे इस लाइन में देखना है कहीं पे, सबसे पहले स्वर संधि को चेक करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, तो स्वर को देखते हैं। तो यहाँ पे स्वर हमको दिख रहा है ओ, ओ एगो दिख रहा है, केवल एक ही को तो दिख रहा है ओ। अब हमको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, ओ किस संधि में आता है? स्वर के 5 संधि होते हैं ना प्रकार, अब ये किस संधि के अंतर्गत आता है? तो ओ आप लोगों को याद होगा। देखिए दीर्घ में तो सब दीर्घ होना चाहिए, सब दीर्घ होना चाहिए, यही सीखा था। बट दोस्तों गुण संधि याद करो, गुण संधि में आपको ओ और ए सीखे थे, और उसमें आए और औ सीखे थे। किसमें? वृद्धि संधि में, है ना, उसमें सीखे थे वृद्धि संधि में। लेकिन हमको ये गुण संधि, अब औ को बनाते कैसे हैं, अ को तोड़ते कैसे हैं? तो अ प्लस उ, है ना, और ए को कैसे तोड़ते थे? अ प्लस ई, है ना, यही होता था, यही होता था। तो हमको तो ओ का काम है ना, तो इसको ये वाला तोड़ना है। तो अब तोड़ा जाए, तो यहाँ पे देखिए हमको ध्यान रखना, आगे में यहाँ पे अ लिखना है, उत्तर जोड़ उत्तर। बताइए सही है? उत्तर अ आया, इधर से अ निकलेगा, इधर से उ निकलेगा, अ उ मिल के क्या बना देगा? ओ बना देगा। और ये इतना और ये इतना, है ना, देखिए उत्तर लिख दो और ये दोनों मिल करके ओ बनाया, और ये तर बचा हुआ है उत्तरोत्तर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों मैच कर गया हम लोगों का, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का मैच कर गया। देख सकते हैं ना। देखिए तो सबसे पहले अच्छे तरीके से थ्योरी को पढ़ना होगा, तब जाकर के कंप्लीट होगा। देखिए थ्योरी से रिलेटेड मैंने करवाया है और आगे भी होते रहेंगी, कुछ प्रैक्टिस भी होता चले और साथ में थ्योरी भी होता चले। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अनजल में कौन सा समास होगा? देखिए समास जब पढ़ाएंगे तो आपको समास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बहुब्रीहि समास, है ना, बहुब्रीहि समास कहता है, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय या फिर तत्पुरुष, कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे। अनजल, हाँ उम्मीद है आपको आंसर पता होगा, पता है ना, पता है? कमेंट सेक्शन में बताते रहिए आप लोग, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अन्न है और जल है, अन्न और जल, ठीक है। अन्न और जल दोनों पद क्या है दोस्तों? प्रधान है, ठीक है, दोनों पद प्रधान है, ठीक है। यहाँ पे दोनों पद प्रधान है और इसका डेफिनेशन कहता है द्वंद्व समास का कि जिसका दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों पद की जरूरत हो, उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन्न और जल, ये दोनों जरूरत वाली चीजें हैं, अन्न के बिना जल नहीं, जल के बिना अन्न नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल दोस्तों, पचरंगा शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए पचरंगा शब्द, पचरंगा अचार खाए हैं ना, कहल जाता है ना पचरंगा अचार, वही है दोस्तों। पचरंगा में उपसर्ग बताना है कि आगे में क्या लगा हुआ है। प्रत्यय पीछे में लगा रहता है और उपसर्ग आगे में लगा रहता है ना। तो यहाँ पे आंसर जो होगा दोस्तों बताइए, ये देखिए पंचीय, प, पच और ये पाच। उम्मीद है सारे विद्यार्थियों को आंसर पता हो गया होगा, कमेंट में भर भर के बता रहे होंगे। यहाँ पे आंसर सी होगा, पच, ठीक है, पच। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल सवाल है, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। निम्नलिखित में से कविता, सॉरी कवि और कविता किसका निबंध है? कवि और कविता, है ना। देखिए एक रचना का नाम है, बुक का नाम है, ये बुक किसके द्वारा रचित है? यह एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। कवि और कविता क्या है? निबंध, बहुत फेमस है ना। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और सरदार पूर्ण नसी, और यहाँ पे है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। हाँ तो आंसर मिलाया जाए दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर,
ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, इनके द्वारा यह निबंध लिखा गया है। ध्यान रहे, इनके द्वारा बहुत सारे निबंध है, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा उर्वशी, ठीक है, बहुत फेमस जो है, उसको जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है, संस्कृत के चार अध्याय, कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखा हुआ है। कि ये सब जो भी है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा है। देखिए यहाँ से कवि कविता से रिलेटेड आता है कवि कर्तव्य, ठीक है, एक बात और याद रखिए, कवि कर्तव्य, कवि कर्तव्य, ठीक है, ये भी एक रचना है जो किसके द्वारा लिखा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद, क्या नाम है, द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये भी लिखा गया है कवि कर्तव्य। और कवि कविता किसके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, बहुत सारे सवाल अभी करेंगे हम लोग, ठीक ना। आंखें मूंदना मुहावरे का सही अर्थ होगा, आंखें मूंदना मुहावरे का सही अर्थ आप लोग बताएंगे। निर्लज होना, देखिए ऑप्शन नंबर ए है निर्लज होना, है ना, लज्जित होना, बुरा होना, मर जाना। जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे, जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ जी, आंसर बताया करिए, और डेली आप लोग दोस्तों 7 बजे एकदम जुड़ा करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने से क्या बेनिफिट होगा हम यहाँ पे बताना चाहते हैं दोस्तों। मान लिया जाए ये सवाल आपने प्रैक्टिस कर लिया, आज किया, एक ही बार किया, हम मानते हैं आपने एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लिया। अब बाई चांस मान लो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए, ठीक है, दिल गार्डन तो होगा ही होगा सबसे पहले कि क्वेश्चन दिख गया हमको जो पढ़े, और आपको ध्यान में ये आया कि नहीं यार कहीं ना कहीं इसका आंसर हम ये ऑप्शन नंबर डीवा पढ़े हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, मर जाना। और आपके माइंड में एकदम रिलेट करेगा, नहीं यार देखो सब जगह से घूमते 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 यहीं पर उंगलियां रुकवे करेगा। ये होता है माइंड का स्ट्रैटेजी, ठीक ना, ये यहीं पे जाके रुकेगा और लास्ट में कंफ्यूजन रहेगा, मैं मानता हूँ कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन उंगली आपका सही जगह पे जाएगा, क्योंकि जो एक बार दिमाग देख लेता है उसको कभी नहीं भुला सकता। ये बात याद रखना, आप जब तक मर नहीं जाते हो तब तक उसको वो स्टोर करके रखता है ना। जब तक दिमाग काम करेगा तब तक ये चीज स्टोर रहेगा, हर एक चीज। कुछ चीजें होती है जो भुला जाता है आदमी, और कुछ चीजें याद रहती है। तो कौन सी चीजें आपको याद रहती है, जो आपके दिल और दिमाग को संतुष्टि प्रदान करता है। जैसे एक भयंकर सा एक्सीडेंट आपने रोड पे देख लिया, वो चीज आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। आपको किसी लड़की से प्यार हो गया है, वो भी आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा, है ना, नहीं भूलिएगा, नहीं भूलिएगा। तो वो चीज क्या है, दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं पढ़ाई में दिल और दिमाग लगाइए, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना तो ये सब चीज भूलने वाली बात है नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मर जाना होगा, ठीक। चलिए उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल दोस्तों अयोग्य वाह वर्ण है, हमने पढ़ाया था, जल्दी से बताइए अयोग्य वाह वर्ण कौन सा है। ये सब आपका प्रैक्टिस सेट वाला है, बुक्स वगैरह मैंने बताया था ना, रुक्मणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो रुक्मणी में कितना आसान आसान क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अयोग्य वाह जो वर्ण है दोस्तों कौन है, तो दो ही गो तो है, एगो अन एगो आ, दूगो तो है, ये दूगो तो बतेबे किए, तो ऑप्शन नंबर बी मार दो, अन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया ना जी, करेक्ट है ना। चलिए तब अगला सवाल देखिए, 16 नंबर देखिए, कहता है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। जो चौपाई लिखा रहता है उसके छंद में कितनी मात्राएं होती है। यहाँ देखिए 13, 16, 24, 20 कितनी मात्राएं होती है। हाँ बताइए जल्दी से, आप सभी लोग बताएंगे। हाँ तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों हम बता देना चाहते हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा, 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है मात्राएं, ठीक है ना। इसको केवल ध्यान रखिए, बाकी थ्योरी जब पढ़िएगा ना तो सब क्लियर हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं याद कहिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, हाँ जी ये फलनमा सही हो गलो या ढेकनमा सही हो गलो, ऐसे करके मारिएगा। जब थ्योरी आपका कंप्लीट रहेगा तब। मान लिया जाए आपने तो क्वेश्चन कर रहे हैं, थ्योरिया कौन पढ़ेगा,
जैसे मान लिया जाए उपसर्ग और प्रत्यय से सवाल आया हुआ, अगर उपसर्ग और प्रत्यय के कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेते हैं तो क्या इससे सवाल छूट सकते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या सवाल हमसे छूट सकते हैं? नहीं सर। तो यही स्ट्रैटेजी आप अपने जिंदगी में अप्लाई करिए। अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए या फिर सरकारी कॉलेज चाहिए या फिर आप अपने किसी भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले कंसेप्ट यानी प्रिपरेशन, फिर उसके बाद उस फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यार पढ़ते तो है ये, दे देवे एग्जाम निकाल लेवे, ये सबसे बड़ी गलत बात होती है, ठीक ना। आप फील्ड में उतरिए तैयार होकर के, ये न कि तैयारी होने के लिए, ठीक है। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है? सु, स्व, सत, सम, ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, भाई वैकेंसी आया भर तो दिए, तो देखो मैं बताना चाहूंगा वैकेंसी आएगा भर देने से कोई फायदा नहीं। जब आपके अंदर से संतुष्टि नहीं होगी कि नहीं यार हम एलिजिबल है, तैयार है इस एग्जाम को फाइट करने के लिए, तभी आप फॉर्म भरो, ठीक है। ये मेरा कहना है। अगर आप नहीं हो, 1 साल 2 साल नहीं होगा, 3 साल नहीं होगा, तो आप सबसे पहले उस लायक तो बना लो कि उस एग्जाम में बैठे और इस एग्जाम को पहले बार में ही क्रैक कर दें। उसके पीछे का मेहनत है, देखो दुनिया पीछे की मेहनत नहीं देखती कि कितना घंटा वह रात जाग के पढ़ा, कितना घंटा वो सोया नहीं, कितना घंटा मोबाइल नहीं चलाया, फेसबुक नहीं चलाया, इंस्टाग्राम नहीं चलाया, है ना, कितना घंटा वह घूमा नहीं जा करके बाहर, तो वो चीज स्ट्रगल कहलाती है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सु हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर जब आप स्वतंत्र को देखिए, अब ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये किस संधि का उदाहरण है? चलिए एक बार आप लोग इसका बताइए, यह किस संधि का उदाहरण है? संधि बता सकते हैं आप लोग? चलिए हम पूछते हैं, संधि बताइए, संधि का नाम बताइए पहले, संधि का नाम क्या है? उम्मीद है बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या आया, व आया, व आया तो 2 संधि, व आया तो 2 संधि, पहला अयादि और दूसरा हमारा जो है यन संधि। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? तो उसका पहले वाला वर्ण डिसाइड करेगा कि यन होगा या फिर अयादि होगा। इसके पहले क्या है, आधा वर्ण है, आधा सा है, तो यह यन संधि का उदाहरण है। किस संधि का है? यन संधि का। अब यन में व कैसे आता है? यन में व कैसे आता है? याद है? याद है कैसे आता है? इसका डेफिनेशन देखिए, सु जोर तंत्र, है ना, उ जोर आ, है ना, उ जोर आ, तो क्या हो जाएगा? व, ठीक है। तो सु जोर तंत्र क्या हो जाएगा? स्वतंत्र, ठीक है। इसी तरीके से जैसे स्वागत होता है ना, स्वागत, तो इसको हम लोग कैसे कहते हैं? सु जोर आगत, है ना। तो क्या होता था, इधर से आधा स उ और आ लेके के वा बना देता था, अगत, स्वागत। उसी तरीके से सु अजोर तंत्र, तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। यहाँ से क्या हो जाएगा? आधा स ले लेगा, वह बना देगा, अतंत्र हो जाएगा, हो गया स्वतंत्र। और यही तो पूछा जा रहा है, तो आंसर जो होगा दोस्तों वह करेक्ट कौन सा होगा? सु होगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए वीडियोस को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।